सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बुद्धि की अवधारणा एवं प्रकार तथा बुद्धि की विशेषता को आज की क्लास में कवर करेंगे। ये जो बुद्धि की अवधारणा एवं प्रकार और बुद्धि की विशेषता है, ये आपका MA थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान पेपर 3 जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास का एक टॉपिक है। इसके साथ ही ये आपका शिक्षा शास्त्र में भी काम आएगा और B.Ed में भी काम आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हम बुद्धि किसे कहते हैं। बुद्धि की अर्थ परिभाषा को देख लेते हैं, उसके प्रकार और विशेषता को आज की क्लास में जानेंगे। बुद्धि की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धि ही मनुष्य की एक विशेषता है जो इसे अन्य सभी से अलग करती है। जो मनुष्य होता है यह सभी जीवों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी होता है और मनुष्य के अंदर ही बुद्धि पाई जाती है, जिसके कारण ये अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन बुद्धि की क्या परिभाषा दी जाए, इस संबंध में मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं है। लेकिन बुद्धि को किस तरह से परिभाषित किया जाए, इस संबंध में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो एक मत नहीं है, सबका मत बिल्कुल भिन्न भिन्न है। इस संबंध में कई सम्मेलन भी किए जा चुके हैं। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए कई सम्मेलन भी किए जा चुके हैं। 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा और 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई थी। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई थी और 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई थी, ताकि जो बुद्धि है उसको परिभाषित किया जा सके। 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई थी और 1910 में जो भी सभा हुई थी उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। फिर 1921 में भी जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई थी उसमें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तो इसके बाद 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई, लेकिन बुद्धि की परिभाषा के संबंध में सहमति नहीं बन पाई। तो 1923 में जो विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई थी उसमें भी जो मनोवैज्ञानिक थे वो बुद्धि को परिभाषित करने में सफल नहीं हो पाए, परंतु इसके संदर्भ में निम्न परिभाषाएं सामने आई। वो बुद्धि को सटीक रूप से परिभाषित तो नहीं कर पाए, लेकिन बुद्धि के संबंध में उन्होंने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम उनके मत को या फिर उनकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो पहली परिभाषा है रास के अनुसार। रास महोदय ने बुद्धि के विषय में क्या कहा है, सबसे पहले जान लेते हैं। रास के अनुसार, परंतु वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या प्रावधान या गामक योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं। रास के अनुसार जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनकी जो सभा हुई थी उसमें जो उन्होंने मत दिया था, तो उस मत में रास के अनुसार, परंतु वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या प्रावधान या गामक योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं। जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनकी जो भी सभा हुई थी उस सभा में उन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास तो किया, लेकिन किसी मनोवैज्ञानिक ने या फिर किसी भी वैज्ञानिक ने यह निश्चित नहीं किया कि जो बुद्धि होती है वो स्मृति है या फिर कल्पना है या फिर भाषा है या फिर प्रावधान या गामक योग्यता या फिर संवेदना है। उन्होंने ये निश्चित नहीं कर पाया। ये रास ने बताया कि जो भी सभा हुई उसमें जो भी मनोवैज्ञानिक थे वो बुद्धि के विषय में कोई मत फिक्स नहीं दे पाए और ना ही सिद्ध कर पाए कि बुद्धि क्या है। अगली परिभाषा है डियरबॉर्न के अनुसार, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। डियरबॉर्न ने बताया कि जो बुद्धि होती है वो सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है। डियरबॉर्न ने बताया कि जो बुद्धि होती है इसमें हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं या फिर किसी भी विषय में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उस अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह की जो क्षमता होती है हम उसको बुद्धि कहते हैं। अगली परिभाषा है बुड्रो के अनुसार, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुड्रो ने बताया कि जो बुद्धि होती है उसके द्वारा हम किसी भी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और ये ज्ञानार्जन की जो क्षमता होती है वही बुद्धि होती है, ये बुड्रो ने बताया। अगली परिभाषा है टर्मन के अनुसार, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन ने बताया कि जो बुद्धि होती है
ये अमूर्त विचारों में सोचने की योग्यता होती है। ऐसे विचार जिसको हम मूर्त रूप में नहीं जानते हैं, फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तर्क-वितर्क करते हैं। तो इस तरह की जो योग्यता होती है, उसको हम बुद्धि कहते हैं, ये टर्मन ने बताया। अगली परिभाषा है स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। स्टर्न ने बताया कि जो समायोजन की जो नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता होती है, उसको हम बुद्धि कहते हैं और यह एक सामान्य योग्यता होती है। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो सामान्य योग्यता होती है, जिसका प्रयोग करके व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है या फिर समायोजित करने का प्रयास करता है, तो उसको हम बुद्धि कहते हैं। अगली परिभाषा है गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। गाल्टन ने बताया कि जो बुद्धि होती है उसके द्वारा हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं और किसी नई चीज़ को सीख सकते हैं। तो जो पहचानने और सीखने की शक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ऐसा गाल्टन ने बुद्धि के बारे में बताया। अगली परिभाषा है बीने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है इन 4 शब्दों में निहित होती है। ज्ञान में, आविष्कार में, निर्देश और आलोचना में। जब भी हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो उसमें भी बुद्धि शामिल होती है। जब हम किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं तो उसमें भी बुद्धि शामिल होती है। जब हम किसी चीज़ को निर्देशित करते हैं तो उसमें भी बुद्धि होती है। जब हम किसी चीज़ की आलोचना करते हैं तो उसमें भी हमारी बुद्धि शामिल होती है। तो बिनी ने बताया कि इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित होती है। पहला है ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। हमें ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा होती है, हम कोई आविष्कार बुद्धि के द्वारा करते हैं, हम कोई निर्देश बुद्धि के अनुसार ही देते हैं, जितनी हमारे पास बुद्धि होगी उस तरह का हम निर्देशन देते हैं और किसी भी चीज़ की आलोचना हम अपनी बुद्धि के आधार पर ही कितने करते हैं, जितनी हमारी बुद्धि काम करती है उस हिसाब से हम किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, कि किसी चीज़ में क्या कमी है और क्या खूबियाँ हैं, ये हम आलोचना के अंदर देखते हैं, तो ये हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। अगली परिभाषा है थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। थॉर्नडाइक ने बताया सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से जब हम उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति जब हम किसी भी तथ्य के विषय में उत्तम प्रतिक्रिया करते हैं तो वो जो शक्ति होती है वही हमारी बुद्धि कहलाती है। चाहे वो किसी तथ्य के संबंध में हो या फिर किसी सत्य के संबंध में, जो हमारे दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि होती है, ऐसा थॉर्नडाइक ने बताया। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया? सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। जो व्यक्ति किसी भी सत्य या फिर तथ्य के दृष्टिकोण से जितनी उत्तम प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है या फिर उसके अंदर जितनी उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति होती है, वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। तो उन्होंने इस रूप में उत्तम प्रतिक्रिया के शक्ति के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया थॉर्नडाइक ने। अगली परिभाषा है बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंघम ने बताया कि जो हमारे अंदर सीखने की शक्ति होती है उसी को हम बुद्धि कहते हैं। जो जितना बुद्धिमान होता है वो चीज़ों को उतना अधिक सीख सकता है या फिर उतनी जल्दी सीख सकता है। जिन लोगों के पास बुद्धि कम होती है उनके अंदर सीखने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है वो भी कम होती है। तो बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की शक्ति है। ये किसने कहा बुद्धि के विषय में? ये बकिंघम ने बताया कि जो सीखने की शक्ति है उसी को ही हम बुद्धि कहते हैं। जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है वो चीज़ों को उतनी ही जल्दी से और शीघ्रता से और आसानी से सीख लेता है और जिन लोगों के पास बुद्धि कम होती है वो सीखने में असक्षम होते हैं या फिर चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो बकिंघम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता या क्षमता कहा है। अब नीचे देख लेते हैं उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्धि से तात्पर्य है। अब इतने सारे जो भी परिभाषाएँ दी गई हैं उनका विश्लेषण करने के आधार पर कहा जा सकता है कि समस्या समाधान की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं, सीखने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। अमूर्त चिंतन की जो योग्यता होती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जो योग्यता होती है उसको भी हम बुद्धि कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पे
हम बुद्धि से तात्पर्य लगा सकते हैं कि समस्या समाधान, सीखने की योग्यता, मूर्त चिंतन की योग्यता, वातावरण से समायोजन की जो भी योग्यता होती है, ये किसके अंतर्गत आती है? ये बुद्धि के अंतर्गत शामिल होती है या फिर आती है। काले सैनिक के अनुसार बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है। काले सैनिक ने बताया कि जो बुद्धि होती है वो कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं होती है, जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है, योग होना चाहिए। कालसैनिक ने क्या बताया कि जो बुद्धि होती है कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं होती है, बल्कि ये क्या होता है, ये विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं का योग होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, परिस्थितियों में समान रूप से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कालसैनिक के अनुसार बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं। उन्होंने बताया कि जो बुद्धि है ये कोई एक शक्ति नहीं है, ना ही कोई एक योग्यता है, ना ही कोई एक क्षमता है, जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है। अगर किसी व्यक्ति में अगर एक तरह की बुद्धि, शक्ति, क्षमता, योग्यता होती तो वो सब समान परिस्थितियों मतलब किसी भी परिस्थिति में वो व्यक्ति एक ही तरह से कार्य करता, किसी भी चीज़ के बारे में या फिर किसी भी कार्य को एक ही तरीके से करता, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी व्यक्ति होते हैं वो अलग-अलग तरीके से हर एक परिस्थिति का सामना करते हैं और किसी भी कार्य का संपादन वो अलग-अलग तरीके से करते हैं। तो इसलिए बुद्धि के विषय में कहा जा सकता है कि जो बुद्धि होती है, ये अनेक योग्यताओं का योग होती है। ये कालसैनिक ने बताया कि जो बुद्धि होती है, ये विभिन्न योग्यताओं का योग होती है, जिसमें बहुत सारी क्षमता, योग्यता और शक्ति शामिल होती है। तो इस सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं, ऐसा कालसैनिक ने कहा। अगली परिभाषा है रेक्स व नाइट के अनुसार बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिस्थापन करती है। रेक्स व नाइट ने क्या कहा कि बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहती है या रहता है। इन्होंने रेक्स और नाइट ने बताया कि बुद्धि वह तत्व है जो मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहती है। कोई भी मानसिक योग्यता होती है जिसमें हम सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति रहते हैं, तो इसमें सामान्य रूप से बुद्धि सम्मिलित होती है। यह परिभाषा इस शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिस्थापन करती है। ये परिभाषा जो है आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज की प्रतिस्थापना करती है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, वो मानसिक योग्यता के सामान्य रूप में सम्मिलित होती है, जिसके आधार पे व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, समझता है, तर्क-वितर्क करता है और किसी भी समस्या का समाधान करता है, परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाता है? जब हम मानसिक रूप से सक्षम होते हैं, तो सारी प्रतिक्रियाएँ हम कर लेते हैं। अगर हम मानसिक रूप से असक्षम होते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति के साथ समायोजित खुद को नहीं कर पाते हैं और ना ही हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और ना ही परिस्थितियों के अनुसार कोई उचित निर्णय ले सकते हैं, ना ही अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। तो रेक्स और नाइट की जो परिभाषा है, उन्होंने बताया कि ये क्या है, एक सामान्य मानसिक योग्यता है। आगे देख लेते हैं। इन सभी परिभाषाओं के बाद हम कह सकते हैं कि बुद्धि की सर्वमान्य परिभाषा संभव नहीं है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पे कहा जा सकता है कि बुद्धि के विषय में कोई सर्वमान्य परिभाषा दे पाना संभव नहीं है। बुद्धि मनुष्य की वह सामान्य अथवा विशिष्ट विचार, तर्क व निर्णय शक्ति है जो परिवर्तनशील परिस्थितियों में उसे उसका कार्य कुशलता व तत्परता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होती है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पे कहा जा सकता है कि जो मनुष्य होता है उसमें जो बुद्धि होती है, सामान्य अथवा विशिष्ट विचार, तर्क, निर्णय शक्ति कि हमें कब कौन-सा कार्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और जो परिवर्तनशील परिस्थितियों में जैसे जो भी व्यक्ति है वो हमेशा एक ही परिस्थिति में नहीं होता है, परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं, तो उसके अनुसार वो क्या करता है, कार्य करता है। जब वो उसके अनुसार कार्य करता है तो उसमें वो खुद को समायोजित कर पाता है। अगर वो परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वो परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित नहीं कर पाता है, तो उसको दिक्कत होती है। कुशलता एवं तत्परता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होती है। जो बुद्धि होती है वो परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने में
जो भी व्यक्ति होता है उसकी सहायता करती है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वो परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित कर लेता है। तो ये जो है उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पे कहा जा सकता है। चलिए हम देख लेते हैं बुद्धि के प्रकार को, कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, किन-किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है या फिर कितने भागों में बाँटा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। बुद्धि को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण है गैरेट के अनुसार। गैरेट ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने क्या किया, गैरेट में 1, 2, 3 वर्ड है और इन्होंने जो बुद्धि है उसको 3 भागों में विभक्त किया। पहला है मूर्त, दूसरा है अमूर्त और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूर्त बुद्धि में क्या आता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि होती है वह मशीनों या यंत्रों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अच्छे कारीगर, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता होते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है गैरेट के अनुसार, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो मशीन या यंत्रों के कार्य में विशेष रुचि रखते हैं। इसके अंतर्गत आपके अच्छे कारीगर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, औद्योगिक जो कार्यकर्ता होते हैं वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया आपका मूर्त बुद्धि, जो कि मशीनों से या फिर उपकरणों से संबंधित होता है। अगला है आपका अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि और ये आपका दिखाई नहीं देता है। अमूर्त बुद्धि पुस्तकी ज्ञान के प्रति अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता है। जो अमूर्त बुद्धि होती है पुस्तकी ज्ञान जो होता है, जैसे कविता करना हो गया, नाटक लिखना हो गया और संगीत लिखना हो गया, मतलब इस टाइप का जो होता है वो अमूर्त होता है। पुस्तकी ज्ञान के प्रति अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। जिस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि होती है वो पुस्तकी ज्ञान में या फिर ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, चित्रकार आदि हो सकते हैं, जो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। अपने समाज के अनुकूल व्यवस्थित करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि है। यह दूसरे लोगों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता है। इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, मिलनसार तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाला होता है। वह अच्छा व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता होता है। जो नेता वर्ग के लोग होते हैं वो भी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही जो अच्छा व्यवसायी होता है, जिसको व्यवसाय या अपना व्यापार करना होता है, उसके पास भी सामाजिक बुद्धि होती है। और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसके अंदर भी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो जो सामाजिक बुद्धि होती है, तो जिन व्यक्तियों के अंदर सामाजिक बुद्धि होती है वो बहिर्मुखी प्रतिभा वाले होते हैं और बहुत ही मिलनसार होते हैं। इसमें पूर्ण व्यवहार सबके साथ करते हैं। उनका जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली होता है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें अपना योगदान देते हैं या फिर भाग लेते हैं। तो इस तरह की जो बुद्धि होती है वो व्यवसाय में पाई जाती है और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिसके अंतर्गत नेता, लीडर वगैरह आते हैं, उन सब में ये सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो ये जो वर्गीकरण है ये गैरेट के अनुसार है। गैरेट ने बुद्धि को 3 वर्गों में बाँटा, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त में जो यांत्रिक जो मशीनों या फिर यंत्रों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, इस तरह के व्यक्ति आते हैं। अमूर्त में आपके जो पुस्तकी ज्ञान में जिनकी रुचि ज़्यादा होती है, इस तरह के व्यक्ति आते हैं। जैसे आपका अध्यापक हो गया, दार्शनिक हो गया, साहित्यकार हो गया, ये सब आपके आते हैं इसमें। सामाजिक बुद्धि में जो कि मिलनसार होते हैं, जिनका जो सामाजिक विस्तार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उनका व्यवहार प्रभावशाली होता है, वो बहिर्मुखी प्रतिभा वाले होते हैं। और इसके अंतर्गत आपके आते हैं व्यवसायी होते हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो चलिए अगला वर्गीकरण देख लेते हैं थार्नडाइक के अनुसार। थार्नडाइक ने बुद्धि का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। थार्नडाइक ने भी बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है।
पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि, तीसरा है यांत्रिक बुद्धि। तो इसमें इन्होंने सिर्फ़ एक ही चेंज कर दिया है। जो मूर्त है वहाँ पे ये यांत्रिक कर दिया है, बाकी अमूर्त सामाजिक और मूर्त जो गैरेट ने भी बताया है कि गैरेट के अनुसार मूर्त अमूर्त और सामाजिक है और थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त सामाजिक और यांत्रिक है। तो चलिए हम जान लेते हैं मूर्त बुद्धि में कौन-कौन से लोग आते हैं। मूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि में मूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। जो मूर्त बुद्धि होती है ये ज्ञानार्जन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का, समस्या समाधान आदि में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अमूर्त बुद्धि में प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, शब्द का और समस्या का समाधान इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसको हम अमूर्त बुद्धि के नाम से जानते हैं। दूसरा है सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति समाज में अच्छा समायोजन कर पाता है और वह सफल व्यवसायी होता है। थॉर्नडाइक ने बताया कि जो सामाजिक बुद्धि होती है, जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो समाज के साथ अच्छा समायोजन स्थापित कर लेता है और वह सफल व्यवसायी होता है। तो इन्होंने बताया कि जो सफल व्यवसायी होते हैं उनके अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाती है और अमूर्त बुद्धि उन लोगों के बीच में मतलब उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिनके पास समस्या समाधान की क्षमता ज़्यादा होती है। जो लोग प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। इन्होंने जो तीसरा वर्गीकरण बताया वो यांत्रिक बुद्धि है। यांत्रिक बुद्धि में क्या आता है? इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति यंत्रों का संचालन अच्छी प्रकार से कर लेता है। इस प्रकार का व्यक्ति अच्छा अभियंता और अच्छा तकनीशियन होता है। इन्होंने बताया कि जो यांत्रिक बुद्धि होती है तो यांत्रिक बुद्धि जिसके अंदर पाई जाती है, जिस व्यक्ति में यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है, वो व्यक्ति यंत्रों का संचालन बहुत ही अच्छे प्रकार से कर लेता है और इसके अंतर्गत आपके इंजीनियर और तकनीशियन जो भी होते हैं, वो यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, उनमें यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। ये रहा आपका गैरेट और थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। चलिए अब हम बुद्धि की विशेषता को जान लेते हैं। बुद्धि की विशेषताएँ। मानव बौद्धिक प्राणी है, उसमें बुद्धि का होना एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति अपने को तथा दूसरे को समझ पाता है। जो मानव होता है वो एक बुद्धिमान प्राणी होता है और उसमें बुद्धि होना एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति अपने को तथा दूसरे को समझ पाता है और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी कार्य का संचालन कर पाता है। वास्तव में सामाजिक तथा वैयक्तिक परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम बुद्धि है। वास्तव में जो सामाजिक और वैयक्तिक परिवेश में जो आपका व्यक्तिगत परिवेश होता है, जो सामाजिक परिवेश होता है, उसके बीच जो अंतःक्रियात्मक गतिशीलता या क्षमता का नाम ही क्या होता है? बुद्धि होता है। कि आप सामाजिक वातावरण में और वैयक्तिक वातावरण में किस तरह से अंतःक्रिया कर पाते हैं। तो इसकी जो गतिशीलता होती है, अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धि की सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। बुद्धि में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं, जिसमें पहला है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि की विशेषता ये होती है कि ये व्यक्ति में जन्मजात होती है। दूसरी विशेषता है बुद्धि के द्वारा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता आती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो अपने अनुभवों से उतना ज़्यादा लाभ उठा सकता है। जो व्यक्ति कम बुद्धिमान होता है अपने अनुभवों से कम लाभ उठा पाता है। अगला है बुद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण से प्रभावित होती है। जो बुद्धि होती है वह वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है। जिसका वंशानुक्रम बुद्धि के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव, जिनके वंशज बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं तो उनकी आने वाली जो भी पीढ़ी होती है या फिर संतानें होती हैं वो भी ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। और जो व्यक्ति एक उचित वातावरण में रहते हैं, प्रभावशाली वातावरण में रहते हैं, तो उनकी बुद्धि जो होती है वो धीरे-धीरे उसमें वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो उसको आप अनपढ़ व्यक्तियों के बीच में रखते हैं, तो उसकी जो सोचने-समझने की क्षमता होगी वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी।
अगर अगर किसी व्यक्ति को किसी बच्चे को आप समझदार व्यक्तियों के बीच में, पढ़े-लिखे व्यक्तियों के बीच में या फिर शिक्षित व्यक्तियों के बीच में रखते हैं, तो धीरे-धीरे उसकी जो क्षमता होती है सोचने-समझने, तर्क-वितर्क करने, समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है, वो ऑटोमैटिक उसकी बढ़ जाती है। तो ये जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है बुद्धि के ऊपर। अगला है, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। जो बुद्धि होती है, ये व्यक्ति को सीखने में सहायता करती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समझदार होता है या फिर बुद्धिमान होता है, वो चीज़ों को उतनी ही शीघ्रता से सीख पाता है और जिन जिन व्यक्तियों के अंदर जो बुद्धि होती है, वो कम होती है, वो सीखने में असक्षम होते हैं या फिर नहीं सीख पाते हैं। अगला है, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। जो बुद्धि होती है अगला है, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। जो बुद्धि होती है, ये जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसके साथ व्यक्ति को समायोजित करने की योग्यता विकसित करती है और जितनी भी जटिल समस्याएँ होती हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा बुद्धि होता है, तो उस जटिलता को वो सरल कर देता है, अपनी समस्या को सरल तरीके से समाधान वो कर लेता है। ये एक विशेषता ये हो गई। अगली विशेषता है, बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। जो बुद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति सोचता है कि क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। इन सारी चीज़ों में वो अंतर कर पाता है। अगर व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती, तो वो अच्छे, बुरे, सत्य, असत्य, नैतिक, अनैतिक के बीच में कोई अंतर नहीं कर पाता। अगला है, कठिन परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान बुद्धि द्वारा ही होता है। जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें जो भी समस्याएँ होती हैं, उसका समाधान व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ही करता है। अगर व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होगी, तो वो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, वो हमेशा परेशान रहता है। बुद्धि वह योग्यता प्रदान करती है कि व्यक्ति अमूर्त चिंतन कर सके। बुद्धि किसी भी व्यक्ति को ऐसी योग्यता प्रदान करती है कि जिसको व्यक्ति नहीं देखा रहता है, जिसको सिर्फ़ अनुभव करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में भी चिंतन कर सकते हैं। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। जैसे लिंग भेद के कारण जो बालक और बालिका होते हैं, उनके बुद्धि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। जो बुद्धि का विकास होता है, वो जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। ये रही बुद्धि की विशेषता। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके प्रश्न MA होम साइंस, बाल विकास या मानव विकास, 3rd सेमेस्टर पेपर 3rd, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास, इसमें भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही शिक्षा शास्त्र में और BEd में भी इससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। शिक्षा शास्त्र 5th सेमेस्टर BA में इससे प्रश्न आपके बनेंगे। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।